बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसमें हम एयर मॉलिक्यूल में स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इससे पहले पहले कौन सी अजम्पशंस दी गई और कौन सी वैल्यूज़ गलत हुई, और उसके बाद जो अभी फाइनल इक्वेशन है हमारे पास, फाइनल स्पीड है साउंड की, वो क्या है। इस आज के लेक्चर में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साउंड की। हमने पीछे वेव्स पढ़ा, उसकी नेचर पढ़ी, उसकी टाइप्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो हमने अब जो हमारे पास साउंड है, ठीक है, इसकी नेचर के बारे में अगर देखें तो ये जो साउंड है इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहे होते हैं, और वो हमारे पास ये जो टाइप है ये फॉल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ठीक है, तो जो साउंड है ये हमारे पास बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और ये डिपेंड कर रही होती हैं कंप्रेसिबिलिटी पे और इनर्शिया पे। किसी भी मॉलिक्यूल में, अब हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या फिर गैस की बात करें, तो वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। अब यहाँ पे ये जो ई है ये हमारे पास इलास्टिसिटी है, ठीक है, और ये जो रो है ये डेंसिटी है। अब हम इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो v है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिसिटी के और इन्वर्सली रिलेट कर रही है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में इलास्टिसिटी कैसे मैटर करती है और डेंसिटी कैसे मैटर करती है। सबसे पहले हम पहला फैक्टर देखते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। ठीक है, अब बेसिकली इलास्टिसिटी क्या होते हैं? इलास्टिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल की वापस अपनी पोजीशन पर वापस आने की जो एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। मतलब यह है कि उसको हम जितना भी खींच लें, जितना भी इलोंगेट कर लें, वो दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इस केस में देखा जाए तो हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत आपस में कंप्रेसली टाइट होते हैं। ठीक है, वो टाइट होते हैं और उनकी जो एबिलिटी होती है बैक होने की वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सॉलिड में जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इलास्टिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ना सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में और देन गैसेज में। तो ये हमारे पास रिलेशन बनता है इलास्टिसिटी के हिसाब से। अब हमारे पास सेकंड केस है v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डेंसिटी अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, मतलब ये है कि ये हमारे पास इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं कि हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो वॉल्यूम जो स्पीड है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगी। ये हमारे पास इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो सॉलिड है ना, उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारे पास गैस है उसकी डेंसिटी कम होती है तो उसकी जो स्पीड है वो तो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये तो बिल्कुल ऑपोजिट केस हो गया। पहले हमने बात की है कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होता है जब हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सॉलिड में डेंसिटी भी तो ज़्यादा होती है, तो ये तो इन्वर्सली रिलेट कर रही है और इस लिहाज से तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है कि गैसेज में हमारे पास डेंसिटी सबसे कम होती है तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होनी चाहिए, देन हमारे पास लिक्विड आता है और फिर हमारे पास सॉलिड आता है। तो बेसिकली यही केस होता है। लेकिन हमारे पास एक फैक्टर होता है कि हमने जो फार्मूला पढ़ा था बेसिकली वो था v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर डेंसिटी। अब यहाँ पे हमने बात की इलास्टिसिटी हमारे पास सॉलिड की ज़्यादा होती है और डेंसिटी जो है वो गैस की सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे हमने इनका क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करनी होती है। ठीक है, हम अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी का जो की वैल्यू होती है ना सॉलिड की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू उसके मुकाबले में बहुत कम रह जाती है, और उनका जो रेशियो आती है ना वो उसमें भी हमारे पास जो सॉलिड की इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है इसकी वजह से हमारे पास उसकी साउंड में स्पीड जो साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है। तो इसी तरह अगर हम फ्रैक्शन निकालें, हम निकालें तो रेशियो यानी ई ओवर पी के। ठीक है, पी जितना भी हो, गैस में जितना मर्जी ज़्यादा हो, लेकिन उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इनका जो रेशियो है वो भी ऐसे ही आता है कि सॉलिड का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद लिक्विड का आता है और उसके बाद गैस का आता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। इसी तरह
स्पीड ऑफ साउंड को सबसे पहले कैलकुलेट करने की जो कोशिश की थी वो न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने कुछ अजम्पशंस दी थी और कुछ वैल्यूज़ फाइंड की थी, जो कि उसने बोला था कि स्पीड ऑफ साउंड इतनी होती है, लेकिन वो फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफर कर रही थी, तो वो रिजेक्ट हो गई थी। तो न्यूटन ने क्या कहा था, हम देखते हैं कि न्यूटन की अजम्पशंस क्या थी। सबसे पहले तो उसने बोला था कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लीटली आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब है कि हमारे पास जो आइसो मीन होता है सेम, थर्म मीन हीट, मतलब यह है कि टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट रहता है। स्पीड ऑफ साउंड की ट्रैवलिंग का जितना भी प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये न्यूटन की अजम्पशन थी। अब हमने पीछे पढ़ा कि जो स्पीड ऑफ जो साउंड है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मूव करती है। अब हमारे पास देखा जाए तो वो न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि हमारे पास कोई भी साउंड जनरेट हुआ, ठीक है, कोई भी साउंड जनरेट हुआ किसी भी बॉडी से, अब उसने क्या करना है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में मूव करना है। और कभी भी मॉलिक्यूल जो है वो खुद मूव करके नहीं जाते, वो जस्ट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अब जैसे कि ये वाले मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी को यहाँ तक ट्रांसफ़र करेंगे और फिर दोबारा से अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। लेकिन न्यूटन ने कहा था कि जब ये हमारे पास एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं तो उन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता, और जब ये वापस अपनी जगह पे आते हैं तब भी डिक्रीज़ नहीं करता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल इधर यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचे तो इनका टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, इंक्रीज़ करना चाहिए था। लेकिन न्यूटन ने कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि वो जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना वो इन्वायरमेंट में चली जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंप्रेशन का जो टेम्परेचर है ना वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। और इसी तरह जब ये दोबारा एनर्जी ट्रांसफ़र करके दोबारा आते हैं तो बेसिकली टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाना चाहिए, तो लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ भी नहीं होता। तो न्यूटन ने कहा था कि वो उस केस में क्या होता है कि ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, उतनी ही जितनी एनर्जी पहले लॉस्ट हुई थी ना सराउंडिंग में, उतनी ही एनर्जी को ये दोबारा एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो ये बेसिकली न्यूटन की अजम्पशन थी कि ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लीटली आइसोथर्मल है और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, हम बॉयज़ लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि बॉयज़ लॉ में भी हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे बॉयज़ लॉ अप्लाई करते हैं। सो बॉयज़ लॉ हमारे पास होता है PV। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेशर जो है ये इंक्रीज़ होता है जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं ना, ठीक है, जब हम कंप्रेशंस की बात करते हैं, यानी ये जो कंप्रेशंस बन रही होती हैं, इसमें क्या होता है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि मॉलिक्यूल इसकी तरफ एनर्जी लेकर आते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो प्रेशर कितना इंक्रीज़ होता है, P + ΔP, इतना प्रेशर इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो वॉल्यूम है, अब प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, और कौन से फैक्टर से डिक्रीज़ होता है, ΔV। तो यहाँ पे हम इस वजह से V - ΔV, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको अब हम फर्दर सॉल्व करें, इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है PV - P ΔV + V ΔP - ΔP ΔV। अब यहाँ पे देखें तो ये PV और ये PV ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो अब यहाँ देखिए ये जो ΔP और ΔV ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसकी जो वैल्यू इंतहाई छोटी आती है, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ भी है तो वो बहुत माइनर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है तो बहुत माइनर होता है कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम नई इक्वेशन में रखेंगे, और ये जो बाकी ये इक्वेशन बच गई है ये हमारे पास आ जाएगी। ये जो -P है ये बराबर की साइड जाके प्लस हो जाएगा, P ΔV = V ΔP, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से हम P की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास P इस साइड रह जाएगा, P = ΔP / ΔV × V, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P = ΔP / ΔV / V। अब हम ये दोनों फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास, हमने पीछे बात की थी, हमारे पास जो पहली इक्वेशन हमने देखी थी, V = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी, ठीक है। अब वो जो इलास्टिक मॉडुलस है ना, इलास्टिक मॉडुलस, अब यहाँ पे हमने उस इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक मॉडुलस को रिलेट करना है।
अब हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के मॉडुलस होते हैं, एक यंग मॉडुलस, एक इलास्टिक मॉडुलस और एक हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है। ये हमारे पास रिलेट कर रहा होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के साथ, मतलब किसी भी सॉलिड के ऊपर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये उनकी रेशो होती है। तो जब भी हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट में उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, तो वो हमारे पास इक्वल होता है बल्क मॉडुलस के, और वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। यानी किसी भी बॉडी पे हम जितना अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है, डेल्टा वी और वी कितना है, तो ये इनकी जो रेशियो है ना वो इक्वल होती है बल्क मॉडुलस, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी वजह से हमने इसको रिलेट करना था और तभी हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन थी पहली वाली वो क्या थी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर डेंसिटी। अब हमने ई को क्या, ई की वैल्यू क्या निकाली, हमने अभी बोला है ई इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू अंडर रूट पी ओवर डेंसिटी। यानी हमने क्या कर दिया, ई इज इक्वल टू पी कर दिया और ई की जगह हमने पी की वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पे हम प्रेशर की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू पुट करके हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ और डेंसिटी की वैल्यू होती है 1.29 किलोमीटर पर क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके इनका अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 280 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये वैल्यू आती है स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन अजम्पशन। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करें ना, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब ये दो वैल्यूज़ हैं, 332 मीटर पर सेकेंड और 280 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसकी वजह से ये जो न्यूटन की अजम्पशन थी ये गलत थी, ये टोटली रॉन्ग साबित हुई थी, क्योंकि हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बहुत दूर थी। सो न्यूटन की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बहुत दूर थी, तो इसकी जो करेक्शन की थी वो की थी लैप्लैक ने। लैप्लैक ने क्या एजम्पशन दी थी, वो किन फैक्टर की बेस पे उसने अपनी वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब किया था, अब हम वो देखते हैं। सो लैप्लैक की जो एजम्पशन थी, लैप्लैक ने कहा था कि हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ साउंड का जो सारा प्रोसेस है ये हमारे पास एक आडियाबैटिक प्रोसेस है। आडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में ना ही कोई हीट इंटर हो सकती है और ना ही सिस्टम को लीव कर सकती है, यानी क्यू जो है वो ज़ीरो होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब आडियाबैटिक प्रोसेस में अब जो न्यूटन ने बात की थी, उसने कहा था आइसोथर्मल होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसे रहता है कि जो हीट है वो या तो फिर सिस्टम में चली जाती है, सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाती है, और जो दूसरा केस था उसमें बोला था कि सराउंडिंग से सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है हीट। तो हीट तो मूव इन भी हो रही है और आउट भी हो रही है, तो वो एक अलग प्रोसेस था। लेकिन लैप्लैक ने कहा कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही हीट इंटर कर सकती है सिस्टम में, ना ही लीव कर सकती है। हीट जो है वो ज़ीरो, क्यू जो है वो ज़ीरो रहता है। अब क्यू ज़ीरो कैसे रहता है, अब उसने कहा था कि ये जो एक प्रोसेस होता है ना स्पीड ऑफ साउंड की ट्रैवलिंग का, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो जो हीट है वो ज़ीरो रहेगी। मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई यहाँ तक, ठीक है। तो ये इतना फास्ट प्रोसेस था कि इससे पहले कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा माइनर सा चेंज होता है, बिल्कुल माइनर सा चेंज होता है, ठीक है, इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ भी होगा और डिक्रीज़ भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि हीट जो है सिस्टम से आउट मूव नहीं कर सकती है, तो जैसे ही यहाँ पे कंप्रेशन आएगी तो यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगी और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, जब नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेगी तो यहाँ का जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, माइनर सा डिक्रीज़ 0.0001% ना डिक्रीज़ हो जाता है। तो इतना माइनर सा चेंज लाजमी आता है। तो बस यही उसमें और इसमें डिफरेंस था।
उसने कहा था, न्यूटन ने बोला था कि जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में मूव कर जाती है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, लेकिन हीट सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। तो इस वजह से ये हमारे पास, उसने बोला था ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो इसने इक्वेशन दी थी पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्टर इन्वॉल्व किया था गैमा का। अब ये गैमा क्या होता है? गैमा हमारे पास होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गैमा का जो पूरी डिस्कशन है ना, ये चैप्टर 11 में है। अगर आप लोगों को गैमा को समझना है तो उसमें एक टॉपिक में डिटेल डिस्कशन हुई हुई है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो वो आप वहाँ से समझ सकती हैं। तो बेसिकली फ़िलहाल हमारा जो टास्क है वो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है, तो हम इसको वैसे ही लेकर चलते हैं। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले पीवी को सॉल्व किया था। अब यहाँ पे पीवी, बस इसमें गैमा फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है। पीवी गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी। इसमें भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डेल्टा पी, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है माइनस डेल्टा वी से, ठीक है। और उसके उस ऊपर हमने साइन लगा देना है गैमा का, ठीक है। ये साइन लाजमी लगाना है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमने इसको फर्दर जब सोल्व किया तो पी प्लस डेल्टा पी, अब हमने क्या की, ये जो वी गैमा था ना, इसको हमने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। इसको जब हम कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो गैमा था ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था और इसके साथ भी, ठीक है। तो ये उन दोनों में कांस्टेंट चीज़ थी। अब हमने इसको कांस्टेंट लिया तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया माइनस डेल्टा वी ओवर वी, यानी इसके ऊपर हमारे, इसके बाद हमारे पास डेल्टा वी और वी बच गया, और ये हमारे पास होल की गैमा आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो गैमा है और ये वाला, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद अब हमारे पास ये इक्वेशन बच गई है 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी होल गैमा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बायोनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ये बायोनोमियल थ्योरम ऐसे होता है कि अब ये एग्जांपल है 1 प्लस एक्स की होल एन, ठीक है। जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, वो इक्वल करके हम क्या करें 1 प्लस एन एक्स, यानी जो एन है पावर जो है ना वो एक्स के साथ आ जाएगी। इसी तरह ये फर्दर बहुत लंबा सॉल्व होता है, ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हम जो लेते हैं ना सिर्फ यहाँ तक लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए इतना है, हमने आगे गहराई में नहीं जाना। इतनी ही मैथ हमें पता होनी चाहिए कि हमने जो पावर है ना उसको हमने एक्स के साथ ले आना है। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ये हमारे पास जो गैमा पावर है ना, इसको हम डेल्टा वी ओवर वी के साथ ले आएंगे, तो हमारे पास 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बायोनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है और ऐसे करना है। फिर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बच गई है वो है P इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है। क्योंकि गैमा ये हम पहले ही कैंसिल कर चुके थे, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। अब उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ये है P माइनस गैमा P डेल्टा वी और V प्लस डेल्टा P माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V ओवर V। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है ना डेल्टा P और डेल्टा V, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, जिसकी वजह से हम इसको नेग्लेजिबल कर देते हैं या फिर निगलेक्ट कर देते हैं इस पूरी वैल्यू को। तो इस वैल्यू को तो हमने छेड़ना भी नहीं, ये हमारे पास निगलेक्टेड वैल्यू है, इसको हमने रिजेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये जो P है ये इस P के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी 0 इज इक्वल टू माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V प्लस डेल्टा P। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से गैमा P की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास यानी ये जो गैमा P है इसको बराबर की साइड ले आएंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V। तो अब याद करें, हमने जब बात की थी इलास्टिक मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस की, उसमें हमने बोला था कि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो चेंज इन वॉल्यूम आता है उनकी जो रेशियो है वो किसकी इक्वल होती है, वो ई की इक्वल होती है, यानी बल्क मॉडुलस की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ई इज इक्वल टू आर पी, ई इज इक्वल टू गैमा पी, या फिर डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। हम यानी ये सारी इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई हैं। अब हम इस वैल्यू को फाइनल इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो थी वो आई थी, पहली जो इक्वेशन थी वो थी V इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे E की वैल्यू हमारे पास क्या आई है
गैमा पी आई है, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू गैमा p ओवर डेंसिटी। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू लैपलेस करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये गैमा क्या है, अब ये जो हमारे पास गैमा की वैल्यू होती है ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल मोनोटॉमिक गैसेस मतलब सिंगल एटम वाले जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं, लाइक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इनमें इनकी जो वैल्यू होती है 1.67 होती है। और डायटॉमिक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, इनकी वैल्यू होती है 1.4। और जो पॉलीएटॉमिक होते हैं, लाइक हमारे पास पॉली में आ जाता है मीथेन गैस आ जाती है, SO2 आ जाता है, तो इन सब के लिए जो गैमा की वैल्यू होती है वो 1.29 होती है। लेकिन अब हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो एयर की अगर बात की जाए तो हमारे पास एयर में हमारे पास बेसिकली जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डायटॉमिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है। तो उसके लिए हम गैमा की जो वैल्यू पुट करेंगे ना 1.4 पुट करेंगे। और पी की हमें वैल्यू हमें पता है 1.01 इंटू 10⁵ है, और डेंसिटी की वैल्यू भी हमें पता है 1.29 है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की गई थी उसकी वैल्यू आई थी 333 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत करीब थी, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू थी जो कि एक्सेप्ट की गई थी। तो क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है और ये 33 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बहुत क्लोज थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की। तो लैप्लस की जो करेक्शन थी ये सही साबित हुई थी कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है ये जो मूव करता है ये एक आडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का। अब हमने स्पीड ऑफ साउंड देख ली है, हमने न्यूटन की अजम्पशन भी देख ली है, और हमने लैप्लैक की अजम्पशन भी देख ली है। न्यूटन की अजम्पशन गलत साबित हुई जबकि लैप्लैक ने जो वैल्यू दी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत करीब थी। अब हमने क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। यानी एक गैस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पीछे भी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ही की बात की थी। तो यहाँ पे हमने गैस में स्पीड ऑफ साउंड देखी, उसमें जो टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर का इफेक्ट है ना वो हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है। तो अब हम देखा जाए तो प्रेशर जैसे जैसे साउंड का प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। क्योंकि जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा साउंड पे, ठीक है, हमारे पास ये वेव्स हैं साउंड की, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो डेंसिटी है ये भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे प्रेशर इंक्रीज़, डेंसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। जब प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा और डेंसिटी भी इंक्रीज़ करेगी तो हमारे पास जो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये है कि स्पीड ऑफ साउंड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। वो ऐसे क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू गैमा p ओवर रो। ठीक है, अब ये ऊपर प्रेशर है ये इंक्रीज़ करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये 2 हो जाता है तो डेंसिटी भी साथ इंक्रीज़ करेगी, ये भी 2 हो जाएगी और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर प्रेशर 3 होगा तो डेंसिटी भी 3 हो जाएगी। तो ये इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हम कहते हैं कि प्रेशर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं होता। तो ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो डेंसिटी का इफेक्ट हम देखते हैं कि हमने टेम्परेचर भी सेम रखना एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास हमने जो स्पीड का फार्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p ओवर डेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इन्वर्सली रिलेट कर रही है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो मतलब ये है कि जैसे इन्वर्सली रिलेट है, मतलब ये है कि जैसी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज़ होगी, अगर तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये है कि एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट कर रही हैं। अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो एटम्स हैं, दो मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का और एक हमारे पास ऑक्सीजन का। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो 16 टाइम ज़्यादा है हाइड्रोजन से। ठीक है, मतलब जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है ऑक्सीजन में वो हमारे पास कम होगी, क्योंकि डेंसिटी और स्पीड जो है वो इन्वर्सली रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन कितनी कम होगी, अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो अगर हम अंडर रूट लें 16 का,
ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट था, तो अंडर रूट ले तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन है ना, वो 4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मालिक्यूल के एटम जो होते हैं ना, वो मतलब छोटे होते हैं, तो उनमें से स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर, और उनकी डेंसिटी भी कम होती है, इस वजह से उनमें स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो ज़्यादा होगी। लेकिन ऑक्सीजन में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कम होगी क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है स्पीड और डेंसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें हमने देखना है कि स्पीड ऑफ साउंड पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो जब हम किसी भी गैस को हीट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है हमारे पास, और कांस्टेंट प्रेशर पे हमने उसको हीट प्रोवाइड की है। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसकी जो डेंसिटी है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। जब डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो ऊपर हमने डेंसिटी और जो स्पीड है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ा है। तो जब डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास ये रिलेशनशिप होता है कि जब भी हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, गैस को हीट करते हैं, तो उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे कि कैसे स्पीड ऑफ साउंड इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर से। सो लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक स्पीड ऑफ साउंड हम ले रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। वो हमारे पास है गैमा पी ओवर डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और एक हमारे पास स्पीड है T डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसमें हमारे पास कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो वी टी इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो टी। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है, वी टी ओवर वी नोट, वी टी ओवर वी नोट। तो मतलब ये है कि जब ये आपस में डिवाइड हो जाएंगी तो ये जो गैमा पी है इस गैमा पी के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये इस गैमा पी के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये पी नोड है ये नीचे आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी पी नोड ओवर पी टी अंडर रूट। सो अब हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन की एक फाइनल इक्वेशन थी जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ी। वो थी वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बी टी। अब इसमें वी टी जो है ये हमारे पास किसी भी टेम्परेचर पे उसकी स्पीड है, और वी नॉट ये हमारे पास 0 डिग्री पे स्पीड है। 1 प्लस ये बी जो है ये बीटा है, और टी से टेम्परेचर। अब ये जो बीटा है ना, तमाम गैसेस के लिए जो बीटा की वैल्यू होती है ना वो होती है 1/273। ठीक है, 1/273 हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन होगी वी टी इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस T/273। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, अगर हम बात करें वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास होता है मैस ओवर डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम की जो वैल्यू पुट कर देंगे m/p। तो मैस ओवर मतलब वी टी की जगह m/p टी और वी नोट की जगह m/p नोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही एक्सचेंज कर दी है, डेंसिटी और मैस पुट कर दिया है वॉल्यूम की जगह, और बाकी इक्वेशन सेम रही है। अब ये जो मैस है m से कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन 1/p टी इज इक्वल टू 1/p नोट 1 प्लस T/273। अब जब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे बराबर के और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी नोट इज इक्वल टू पी टी 1 प्लस T/273। अब हमारे पास ये जो पी नोड की वैल्यू आई है ना, ये हमने जो सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी थी सबसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास थी वी टी ओवर वी नोड इज इक्वल टू अंडर रूट पी नोड ओवर पी टी। अब ये जो पी नोड की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, ये वाली लास्ट वैल्यू, ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। कैसे पुट करेंगे, हमारे पास पी नोड की वैल्यू थी पी टी 1 प्लस T/273 और नीचे वाला पी टी ये इक्वेशन वाला इधर आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस T/273। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब इसको फर्दर सोल्व करें तो अब ये जो 273 है ये हमारे पास टेम्परेचर होता है कैल्विन में, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 कैल्विन। तो यहाँ पे हम कह देंगे T0। ठीक है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर है, और 273 प्लस टी जो है ये हमारे पास कोई भी किसी भी टेम्परेचर पे जो उसका वैल्यू है ना ये वो है, तो इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो 273 है इसकी जगह हम टी नोट लिख देते हैं, ये T 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका टेम्परेचर है ये वो है।
अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है वी टी ओवर वी नोड इज इक्वल टू अंडर रूट टी ओवर टी नोड। मतलब ये है कि जो v है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है t के साथ। तो जैसे जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। तो हमें एक तो ये प्रूव हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से स्पीड इंक्रीज़ होती है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी वी टी ओवर वी नोट अंडर रूट 1 प्लस टी ओवर 273। अगर हम इस अंडर रूट को ख़त्म करें तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। ठीक है, तो ये 1/2 हमने इसके ऊपर लिख देनी है अंडर रूट की जगह। हमने लास्ट में बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया था। बायनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई किया था, इसके मुताबिक हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, मतलब जो पावर होती है, लाइक हमारे पास n है, तो ये क्या हो जाती है, इस x के साथ आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है। हमारे पास पावर है 1/2। अब ये पावर किसके साथ आ जाएगी, ये t/273 के साथ आ जाएगी। बाकी ये फर्दर आगे सॉल्व होता है, लेकिन हमने क्या करना होता है, यहाँ तक मेजर वैल्यू होती है और यही हमने लेनी होती है 1 + nx। तो हमारे पास 1 प्लस पावर हमारे पास 1/2 है और t/273 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वी टी ओवर वी नोड इज इक्वल टू 1 + t/546। फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो वी नोड है नीचे है, ये इसके साथ आके बराबर से इस साइड आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन बनेगी वी टी इज इक्वल टू वी नोड प्लस वी नोड टी ओवर 546। अब ये जो वी नोड है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो हमने निकाली थी 332। पीछे हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी है, वो 332 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ पे हम इस वी नोड की जगह और इस वी नोड की जगह यहाँ पे 332 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं की क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अब 332 टी ओवर 546 इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है वी टी इज इक्वल टू वी नोड प्लस 0.61 टी। अब ये जो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 टी की जगह 1 पुट कर देंगे, अगर 2 है तो 2 पुट कर देंगे। इसी तरह स्मॉल टेम्परेचर के चेंज को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी हमें वी नोट की वैल्यू गिवन है 332 होती है और टी की वैल्यू हमें जितना टेम्परेचर हमें दिया गया है ना उसकी वैल्यू पुट करके हम अपनी स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद हमें जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आएगी वो ये आएगी कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके साथ साथ जो स्पीड है वो साथ में इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इस इक्वेशन से भी हमें यही पता चल रहा है कि टेम्परेचर को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होती जाएगी। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमने स्पीड ऑफ साउंड को इन डिटेल डिस्कस किया है। स्पीड ऑफ साउंड को पहले हमने कैलकुलेट किया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ, उसके बाद हमने डिफरेंट फैक्टर्स प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख लिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।